हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट कर दिया था। पहला चैप्टर हो गया था, पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया था। रेट लॉ किया था, लॉ ऑफ मास एक्शन किया था, रेट एक्सप्रेशन किया था। आज हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन करेंगे। उससे पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, मॉलिकुलैरिटी, ये समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। होप सो आपने क्लास देखी होगी। नहीं देखी है तो आप पहले वो देख के आइए, फिर यहाँ पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है फर्स्ट कि फॉर रिएक्शन, कोई रिएक्शन है, फॉर द रिएक्शन जिसमें क्या किया गया है, अमोनिया को रिएक्ट कराया गया है। NH3 रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, और जब अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है तो क्या बनाया है उसने उसने NO बनाया है और साथ में वाटर बना लिया है। ठीक है, साथ में क्या बनाया है, वाटर बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पे फाइंड करना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो पहला जो थिंग गिवन है वो है, इफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज इक्वल टू, जो फॉर्मेशन ऑफ रेट का जो वैल्यू है वो क्या है, 3.6 10⁻³ 3.6 10⁻³ मोल पर सेकेंड। ठीक है, तो ये है फॉर्मेशन किसका, NO का फॉर्मेशन। हमको फाइंड आउट करना है, क्या है, फाइंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3। अमोनिया का रेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, कि अमोनिया कितने रेट से घट रही है। ठीक है, तो अब 1 मिनट का टाइम देते हैं। 1 मिनट के टाइम में आप ये समझिए कि फ्रेम करिए कि आपको कोई क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले, फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे। एक ही क्वेश्चन में मैक्सिमम चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास रिएक्शन है ये। इस रिएक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना है कि ये बैलेंस्ड है या नहीं। तो बैलेंस रिएक्शन करना है। अगर आपको ये टॉपिक बैलेंसिंग वाला चाहिए, इक्वेशन को बैलेंस करना, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो आप अभी, अगर नहीं आता है तो आप अपनी बुक से पढ़िए। बेस्ट है बुक से पढ़िए, और उससे भी बेस्ट है अगर आपको कहीं और, मतलब कोई और कहीं पढ़ा रखा है किसी प्लेटफॉर्म में, तो वहाँ से इक्वेशन को जो है बैलेंस करना देख लीजिए। नहीं तो आप कमेंट करेंगे तो मैं भी पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो अभी क्या है, हम क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर लें या फिर किसी और चीज़ को बैलेंस करें, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे 3H है, वहाँ 2H है, यहाँ पे 2O है, वहाँ पे 2O है। तो ऐसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा हम लोगों को। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, अगर इसकी बजाय हम बैलेंस इक्वेशन ही लिखें, ठीक है, हम पहले बैलेंस इक्वेशन लिखते थे, बैलेंसिंग नहीं समझते। एक बैलेंस इक्वेशन लिख लेते हैं जिसमें 4NH3 है, 5O2 है, 5NH3 5O2, और 4NO है, और साथ में 6H2 है। बैलेंस नहीं करना अभी। अभी आपको बैलेंस इक्वेशन गिवन है, आपको केवल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 या अमोनिया फाइंड आउट करना है। तो हमको गिवन क्या है, गिवन है रेट ऑफ ROF, फॉर्मेशन ऑफ NO कितना है, 3.6 10⁻³ ठीक है, अब हमारे पास बैलेंस इक्वेशन है।
ठीक है, बैलेंस इक्वेशन है। तो हमने बताया था कि रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, NO का रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO कितना होगा, वो इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4, क्योंकि फॉर्मेशन हो रहा है तो पॉजिटिव, और dNO/dt। ठीक है, ये है मतलब इसका कोफिशिएंट यहाँ लिखेंगे और कंसंट्रेशन को d/dt से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, ये गिवन है हमको फाइंड आउट करना रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। तो अगर हम पूरी इक्वेशन का रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिख सकते हैं या कंजम्पशन ऑफ NH3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 कोफिशिएंट 1/4 d कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन d। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है, क्योंकि जो चीज़ घट रही ये कम हो रही है फॉरवर्ड जाने पर, और ये बढ़ रही है फॉरवर्ड रिएक्शन में। ठीक है, तो अगर हम रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ NH3 लिखेंगे तो ये लिखेंगे, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ O2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/-1/5 कोफिशिएंट ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो लिखेंगे रिएक्शन में, और D ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन dt, यही तो रेट बताता रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसे हम किसी का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें H2O का निकालना है तो RO रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा 1/6 D H2O कंसंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन dt। होप सो ये लास्ट वाली लाइन दिख रही हो। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको केवल इसका डिसअपियरेंस फाइंड करना है। तो हमें पता है कि ये सारी जितने भी वैल्यूज हैं ये आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, ठीक है, जब बैलेंस होगी केमिकल इक्वेशन, बैलेंस होने के बाद जो कोफिशिएंट आएंगे, कोफिशिएंट के साथ साथ लगे हुए जितना भी रेट होगा वो आपस में इक्वल होगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये और ये दोनों इक्वली हैं। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल है तो हाँ केवल माइनस के साथ 1.6 × 10⁻³ मोल पर सेकेंड कर देंगे। तो होप सो ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन हमको बस ये समझना था, पहले हमको बैलेंस करनी इक्वेशन आनी चाहिए। अगर बैलेंस करनी नहीं आ रही है तो एक बार आप पढ़ लीजिए, नहीं तो मैं जब बैलेंसिंग कराऊंगी तो पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो अभी आप बैलेंस इक्वेशन पे ही प्रैक्टिस करिए। ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO गिवन है, हमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 दिया फाइंड आउट करना है, तो हमें ये गिवन है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हमें ये पता है कि रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट के साथ इनका रेट लिखना है वो इक्वल हो जाएगा, और जैसे ही इक्वल होगा इसका डिसअपियरेंस इज इक्वल टू इसका अपीयरेंस या फॉर्मेशन, वो इक्वल है तो माइनस साइन के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, तो होप सो ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से एक और क्वेश्चन कराते हैं, फिर उसके बाद ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन करते हैं। 1 मिनट का टाइम देते हैं, लिख नोट कर लीजिए। एक जनरल क्वेश्चन देते हैं, उस पे एक बार फोकस करके देखिएगा। एक क्वेश्चन लिखते हैं ऐसे ही जनरली, 2A प्लस 3B इज इक्वल टू 2C प्लस 4
डी, ऐसी कोई इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में क्या करना है हमको, फाइंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एंड डी and rate of consumption of B if rate of disappearance of A is equal to कितना हो जाएगा, अगर हमने डिसअपियरेंस की वैल्यू लिखी, ऑलमोस्ट लिख देते हैं, कोई सिंपल सी वैल्यू 0.3 मोलर पर सेकेंड ले लेते हैं, ठीक है। ये है सिंपल सी वैल्यू। हमको सब कुछ फाइंड आउट करना है इसमें। ए क्या कंसंट्रेशन हमको गिवन है, हमको बी की अपीयरेंस फॉर्मेशन बतानी है, डी की फॉर्मेशन बतानी है, रेट और बी का बताना है, सी का, डी का, सारी चीज़ें बतानी है। तो हम अगर क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, अगर सबकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, सबकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे इक्वल्स टू 1/2 माइनस का डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू -1/3 डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/2 डी, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी इज इक्वल टू +1/4 कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डी टी। तो ये है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन में गिवन क्या है, हमको इसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, हमको किसकी वैल्यू गिवन है, ए की डिसअपियरेंस की वैल्यू दी है, ठीक है। तो हमको जब ये वैल्यू गिवन है वो किसके बराबर है, 0.3 मोल पर सेकेंड, ठीक है। तो जब इसकी बात करेंगे तो ये भी किसके इक्वल होगा, -1/3 डी बी बाय डी टी, ये होगा, ठीक है। जब तो डी बी बाय डी टी कितना होगा, तो डी बी बाय डी टी कितना होगा, अगर हम एक मिनट है तो डी बी बाय डी टी कितना होगा, डी बी बाय डी टी क्या होगा, डी बी बाय डी टी इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.9 मोल पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, हाँ तो ये इसकी वैल्यू है, इसकी नहीं है, 1/2 अलग है, ठीक है, ये केवल इसकी वैल्यू है, तो इसको इंटू 1/2 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और डिवाइड हो रहा है 2 से, ठीक है, ये हो गया इसका, तो कितना हो जाएगा 0.45 मोल पर सेकेंड। अब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी देखेंगे तो 1/2 डी सी बाय डी टी, ये इसके इक्वल होगा, तो कितना हो जाएगा 1/2
dA बाय dt। तो ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये यहाँ पे भी माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, ये भी माइनस होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये माइनस की वैल्यू होगी, ये तो प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आएगी प्लस का 0.3 मोल पर सेकेंड, ठीक है। माइनस प्लस का ध्यान रखना। और अगर हम 1/2 dA बाई dt इक्वल कर देते हैं प्लस 1/4 डी बाई dt, तो ये 0.3/2 है, और ये प्लस का है, ये माइनस का, तो -1 इंटू 4 कर देंगे, तो डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो ये -0.6 मोल पर सेकेंड आ जाएगा। तो ऐसी वैल्यूज आ सकती हैं। तो अगर रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इतना दिया है, इसकी वैल्यू 0.3 दे रखी, तो 1/2 इसमें लगा के हम बी के साथ रिलेट करेंगे, फिर सी के साथ रिलेट करेंगे, फिर डी के साथ रिलेट करेंगे। तो ऐसे हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। और होप सो अब क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये अगर आपने ढंग से लिख लिया है तो सारी चीज़ें आप कोरिलेट कर सकते हैं। जो ये वैल्यू गिवन होगी केवल dA बाई dt की गिवन होगी, ठीक है। और उस कोफिशिएंट लगा के आप सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी एक की गिवन होगी तो हम वैल्यूज़ सारी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की। तो होप सो नोट हो गया होगा, इसको रब करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम ये देखेंगे कि जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, जो कंसंट्रेशन है या रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितना सेंसिटिव है। इतना सेंसिटिव है कि थोड़ा सा चेंजेस आने पे वहाँ पे ऑर्डर में चेंज आ जाता है, ठीक है, रिएक्शन की ऑर्डर में। अगर हम लिखते हैं कि ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं, जिनके कोफिशिएंट आर्बिट्रेरी कोई नंबर है या फिर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं, और क्या बन रहे हैं XC प्लस YD, ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। जब ये बन रहा है तो हम पहले क्या लिखेंगे, हम रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे। सबसे पहले हम रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे, या रेट एक्सप्रेशन को और क्या कहते हैं, रेट एक्सप्रेशन को और रेट लॉ लिखते हैं, और रेट लॉ लिखेंगे। तो फर्स्ट ये लिखने से लिख लेंगे, तो हम क्या करेंगे, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन और उनके कोफिशिएंट का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए और उसका कोफिशिएंट स्मॉल ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी और उसका कोफिशिएंट स्मॉल बी, ठीक है। और इस रेट को का प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के बाद हमने कांस्टेंट ले लिया के, जिसका नाम है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और हमने
ये लिख लिया रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ, ठीक है। ये इस इक्वेशन का रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए ये कहा गया कि जब एलिमेंट्री रिएक्शन होगी, मतलब इफ रिएक्शन इज एलिमेंट्री या एक ही स्टेप में हो रही होगी, एलिमेंट और रिएक्शन इज कंप्लीट इन वन स्टेप। अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है या रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो रही है, तब क्या होगा? तब जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा वो ए और बी का सम होगा, जो कोफिशिएंट है एक्चुअल में, ठीक है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए तो जैसा हमने रेट लॉ लिखा था, तो वैसे ही उसके जो कोफिशिएंट होंगे, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे रिएक्टेंट के, वो रिएक्टेंट के स्टोइकोमेट्रिक जो कोफिशिएंट होंगे वो पावर में आ जाएंगे कंसंट्रेशन के। हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो भी पावर होगी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर, वही हम उसका सम कर देंगे, वही हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा हो नहीं रहा था। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ठीक है। बहुत सारे मेथड यूज करे, जैसे इनिशियल रेट मेथड, हाफ लाइफ मेथड, इंटीग्रेशन मेथड, बहुत सारे मेथड यूज किए गए। हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करे, ग्राफिकल मेथड यूज किए टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इफ रिएक्शन इज एलिमेंट्री और रिएक्शन इज कंप्लीट इन 1 सेकेंड, 1 स्टेप, देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is equal to sum of coefficients of reactant। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस जगह ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि ये एक ही स्टेप में हो रही है, तो ऑर्डर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। बट दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी रिएक्शन विच इज नॉट एलिमेंट्री रिएक्शन। मतलब ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन के अलावा जो ऐसी रिएक्शंस हैं जो एक स्टेप से ज़्यादा स्टेप में हो रही हो, 2 3 4 10 स्टेप्स में हो रही हैं, वो रिएक्शन के लिए ये ऑर्डर नहीं माना गया, ठीक है। तो पहले ये लिख लीजिए, इफ रिएक्शन इज एलिमेंट्री, अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है या 1 स्टेप रिएक्शन है, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट हो जाएगा। जो ऑर्डर है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है बहुत सेंसिटिव है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है बहुत सेंसिटिव है, और उसकी उसमें जरा सा कंसंट्रेशन में हम जरा सा चेंज करेंगे, वैसे ही रेट में तुरंत चेंज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो होप सो इतना नोट कर लिया होगा। इसको रब करते हैं। if reaction is कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और रिएक्शन इज completing in
मोर देन वन स्टेप, अगर रिएक्शन एक स्टेप से ज़्यादा स्टेप्स में होती है तो उसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो इफ रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और रिएक्शन इज कंप्लीटिंग इन मोर देन वन स्टेप, देन order of reaction, then order of reaction does not depend on coefficient of does not depends on coefficient of reactant, but it will depend on rate determining step। ठीक है, अभी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप क्या है, क्या बात है, क्या करी जाएगी, वो कुछ नहीं समझना, बस हमको ये समझना है कि ये जो रिएक्शन हो रही है ये एक से ज़्यादा स्टेप में हो रही है। इसको एक्स वाई की जगह सी डी, स्मॉल सी स्मॉल डी, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मतलब कैसे हो रही है, ए प्लस बी रिएक्ट किए तो इन्होंने ए बी बना दिया, ए बी कुछ बनाया, ठीक है। फिर एक और स्टेप हुआ, कुछ ए बी स्टार बन गया। फिर एक स्टेप हुआ, सी बना प्लस डी बना। तो ऐसे रिएक्शन हो गई एक दो स्टेप से ज़्यादा स्टेप में। तो अब क्या होगा, यहाँ पे एक रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे कोफिशिएंट लगे ना, इस पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट लॉ बोलते हैं। तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेट इज इक्वल टू हो जाएगा कि जो हमारा कोफिशिएंट कांस्टेंट था, वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, वो कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। मतलब बन तो रिएक्टेंट से ही रहा है तो रिएक्टेंट लेंगे, लेकिन जिस भी स्टेप में रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा तो यहाँ पे वैल्यू अगर हम एक्स वाई रख लें तो ये एक्स वाई डिपेंड करेंगे रेट डिटर्मिनिंग स्टेप पे, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्टेंट ए दूसरी तरह रिएक्ट, इसका ऑर्डर इस पे नहीं डिपेंड करेगा, कुछ और हो सकता है, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअली ए का ऑर्डर चेंज हो सकता है, इंडिविजुअली बी का ऑर्डर चेंज हो सकता है, और इन दोनों का आपस में मिलके भी ऑर्डर चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन यहाँ क्या हो जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई हम अपनी रिएक्शन में फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या था, ये जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन में भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। अब जो ये रिएक्शंस थी ये बहुत सेंसिटिव थी, इनमें जरा सा भी कंसंट्रेशन ए में चेंज किया तो पूरा का पूरा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन चेंज हो गया, बी में चेंज किया तो पूरा पूरा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन चेंज किया। तो ये सब चेंज करते हुए दिख रहा था कि रिएक्शन एक स्टेप से ज़्यादा स्टेप में हो रही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज करने पे बहुत सारी चीज़ें ड्रास्टिक चेंज भी दिख रहा था, कहीं कहीं कुछ भी चेंज नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो ये क्या था, ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमको
एक्सपेरिमेंटली पता चली डिफरेंट मेथड से, जैसे इनिशियल रेट रिएक्शन था, इंटीग्रेशन मेथड था, ग्राफिकल मेथड हैं उनसे। तो रिएक्शन क्या है, एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इनके कोफिशिएंट के बराबर होगा, और ये अब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आई थिंक इतना आ गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा मोलिकुलैरिटी, ठीक है। नेक्स्ट है मोलिकुलरिटी, इसको नोट कर लीजिए। तो कहने का मतलब कि जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा, अगर रिएक्शन हमारी क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। डिपेंड करेगा एलिमेंट्री रिएक्शन में। जो मोलिकुलरिटी है वो एलिमेंट्री रिएक्शन की अभी मतलब अभी ये नोट कर लीजिए, फिर इसको मोलिकुलरिटी की बात करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारा प्रैक्टिकल या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो मोलिकुलरिटी की बात कर रहे हैं वो हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। होप सो नोट हो गया, उसको रब करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है मोलिकुलरिटी। मोलिकुलरिटी मोलिकुलरिटी क्या है कि किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में जितनी भी स्पीसीज आपस में रिएक्ट कर रही हैं वो सारी क्या है, वो जो जितनी नंबर ऑफ स्पीसीज कोलाइड कर रही हैं या रिएक्ट कर रही हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन, वो सबका सम क्या हो जाएगा, मोलिकुलरिटी के बराबर होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो या क्या हो, रिएक्टिंग स्पीसीज और रिएक्टिंग स्पीसीज taking part in a chemical reaction, ठीक है। जो नंबर ऑफ स्पीसीज होंगी या मॉलिक्यूल्स होंगे जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, तो उसको क्या कहेंगे, मोलिकुलरिटी कहेंगे। तो मोलिकुलरिटी क्या है, मोलिकुलरिटी अगर ए से मतलब कोई भी रिएक्टेंट है ए, उससे पी बन गया है प्रोडक्ट, तो यहाँ पे मोलिकुलरिटी क्या होगी, इज इक्वल टू 1। अगर 2A से प्रोडक्ट बन रहा है तो यहाँ मोलिकुलरिटी क्या होगी, और ऐसे सोन जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे, वो मोलिकुलरिटी होगी। तो अगर बाई चांस की ये रिएक्शन ए से पी बन रहा है, पी से जेड बन जा रहा है, ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन जो है ना, ए से पी, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसकी मोलिकुलरिटी 1 हो सकती है, ठीक है। पी से फिर जेड बन रहा है, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है,
तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 हो सकती, लेकिन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जब पूरी रिएक्शन की बात करेंगे तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए मॉलिक्यूलरिटी एक ही रिएक्शन की बात करती है, पूरी रिएक्शन की बात नहीं करती है। और एलिमेंट्री रिएक्शन की बात कर रही है तो मतलब एक ही रिएक्शन में वो, एक ही स्टेप में वो रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूलरिटी जो है नेगेटिव नहीं हो सकती। और एक लाइन और कि इन एलिमेंट्री रिएक्शन, इन एलिमेंट्री रिएक्शन order of reaction is equal to molecularity of the reaction। ये नेगेटिव नहीं हो सकती, ज़ीरो नहीं हो सकती, और फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती। molecularity can never be negative, ज़ीरो और इन फ्रैक्शन। ना ज़ीरो होगी जब नेगेटिव होगी, ना फ्रैक्शन होगी। ज़ीरो जब होगी जब कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। तो यहाँ पे भी रेट वही लिखेंगे, जैसे इसके लिए हम रेट लिखेंगे तो रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 2। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, यही पावर हो जाएगी। और ये क्या है, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो होप सो ये नोट कर लिया होगा। इसको रब करके अब हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ के। जो रिएक्टेंट कांस्टेंट है या फिर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, रेट का कांस्टेंट है, वो रिएक्टेंट कांस्टेंट नहीं होता है, गलती से निकल गया। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के है, उसकी यूनिट क्या होगी, इसको रब करते हैं। अब बात करेंगे यूनिट ऑफ के। के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है के, हमारे रेट ऑफ रिएक्शन का, ठीक है। तो अगर ए पी बना रहा है तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नहीं पता ये वन एलिमेंट्री रिएक्शन है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ऐसे ही जनरल रिएक्शन दे लिया है कि हमको एक रिएक्टेंट दिया है, वो पी बना रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। इसकी जो एन लिख लेते हैं, उसको एन है, इसकी पावर एन है, कुछ भी, ठीक है। तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए की पावर एन। तो जो ये ए है ना, इसकी यूनिट निकालनी है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, तो के इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय ए की कंसंट्रेशन की पावर एन, ठीक है। तो रेट की जो कंसंट्रेशन है, रेट की यूनिट जो है वो क्या होगी, रेट क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो वो क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है।
मोल पर लीटर पर सेकेंड। और ये क्या है? कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर की पावर n। ठीक है, तो अब लिखेंगे मोल पर लीटर पर सेकेंड। मोल क्या है? ये नीचे वाला भी मोल है, मोल की पावर n, l की पावर -n। ठीक है, तो यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको हम ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा? तो k इज इक्वल टू हो जाएगा मोल पर लीटर। ठीक है, ये भी ऊपर गया क्योंकि इन दोनों की पावर n है, और यहाँ पे क्या है, एक एक पावर है दोनों की। तो जब एक एक पावर है तो 1 माइनस n कर देंगे, 1 माइनस n। इनकी एक पावर थी, इन दोनों की एक पावर थी, और इन दोनों की n पावर है। ठीक है, तो 1 माइनस n, या फिर इसको ऐसे ही रखें, इसको ऊपर ले जाएं, इसकी पूरे की पावर 1 है और इसकी माइनस n हो जाएगी, और इनटू सेकेंड माइनस 1। तो ये है यूनिट ऑफ k। ठीक है, अब ये जो n है, जो n है वो ही बताएगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये हमारा आइडियल स्टेट, या कह सकते हैं इसकी यूनिट है k की, और k की यूनिट अगर इस स्टेट में रख दें, उसके बाद जो n की वैल्यू आ जाए वही ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगी। ऑर्डर क्या है कि मतलब चेंज कैसे आ रहे हैं रिएक्शन में, कि हमने कंसंट्रेशन को कंसंट्रेशन डबल कर दिया, या डाइल्यूट कर दिया, या ट्रिपल कर दिया, इसकी पावर बढ़ा दी, कुछ मतलब पावर नहीं, मतलब इसको हाफ कर दिया तो यहाँ क्या चेंजेस देखने को मिले, इसको डबल कर दिया तो यहाँ क्या चेंजेस देखने को मिले। तो ये सब चीज़ें हम पता कर पाएंगे। फिर n क्या है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पता कर देंगे, मतलब कितनी स्पीड से हो रहा है। अगर ज़ीरो ऑर्डर है तो हम यहाँ कुछ भी चेंज करते रहें तो यहाँ कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। 1 ऑर्डर है, 2 ऑर्डर है, तो जैसी चीज़ें होंगी वो बात करी जाएगी। फर्स्ट ऑर्डर, 0 ऑर्डर, सारी की बातें करी जाएंगी। तो नेक्स्ट हम ग्राफ की बात करेंगे, क्योंकि ग्राफ केमिकल काइनेटिक्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सारे तरह के ग्राफ जो इनिशियली आने चाहिए बच्चों को, जो उन्होंने मैथ्स में नहीं पढ़ा है या मैथ्स में ग्राफ इतने ध्यान नहीं दिया है, तो यहाँ पे एक क्लास ग्राफ की होगी। ग्राफ पूरा कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है से लेकर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, मतलब कैसे ग्राफ तो 2 ही एक्सिस के बीच में 2D फॉर्मेशन में ही बताएंगे। तो सारी चीज़ें, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, कांस्टेंट, सारी चीज़ें समझेंगे हम लोग। तो आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमको ये भी बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसे लग रही हैं। प्लेलिस्ट सारी चैप्टर्स की बना दी गई हैं, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। और इसको आज की क्लास पढ़ने से पहले आपको फर्स्ट क्लास पहले पढ़नी पड़ेगी, तभी आपको चीज़ें ये समझ में आएंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।